Hello everyone, I'm Dr. Shutrita Patra Goyal, consultant gynecologist, Ludhiana Gastro-Gynae Center and SPS Hospitals Ludhiana। आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे वो है हिस्टेरेक्टमी। आखिर क्या होता है हिस्टेरेक्टमी या फिर यूट्रस रिमूवल सर्जरी। इस वीडियो को देखने के बाद आप 5 क्वेश्चंस का आंसर आराम से कर पाएंगे। क्या होती है हिस्टेरेक्टमी यानी यूट्रस रिमूवल सर्जरीज, उसमें कौन से ऑर्गन्स को निकाला जाता है, किन पेशेंट्स को हिस्टेरेक्टमी की या यूट्रस रिमूवल सर्जरी की ज़रूरत होती है, हिस्टेरेक्टमी यूट्रस रिमूवल सर्जरीज के ऑल्टरनेटिव दूसरे तरीके क्या हैं उससे रिलेटेड प्रॉब्लम से निजात पाने के, और हिस्टेरेक्टमी के बाद आपको किस तरीके के प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं ताकि आपकी बॉडी बैक टू नॉर्मल आ सके। तो चलिए देखते हैं क्या होता है हिस्टेरेक्टमी। मैं एक इमेज आपको दिखाना चाहूँगी। ये इमेज है यूट्रस की, ये है यूट्रस, ये है फैलोपियन ट्यूब्स एंड ये है ओवरी यानी अंडेदानी। हिस्टेरेक्टमी में मेनली हम लोग यूट्रस को रिमूव करते हैं, सर्विक्स यानी बच्चेदानी के मुंह को रिमूव करते हैं एंड फैलोपियन ट्यूब्स को भी रिमूव कर सकते हैं। इस सर्जरी में ओवरेक्टमी यानी ओवरीज का रिमूवल इंक्लूडेड नहीं होता है। इन केस अगर आपको ओवरीज को रिमूव करवाना है तो आपको अपने डॉक्टर से अलग से इस बारे में डिस्कस करना होगा, बिकॉज ओवरीज का रोल बहुत ज़्यादा होता है हार्मोनल मैनेजमेंट में, इवन आफ्टर रिमूवल ऑफ यूट्रस। तो किन पेशेंट्स को यूट्रस रिमूवल की ज़रूरत होती है? जिन पेशेंट्स में हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग की प्रॉब्लम होती है और वो मेडिकली यानी दवाओं से या हार्मोन से मैनेज नहीं हो पाती है, उनमें हिस्टेरेक्टमी को कंसिडर किया जा सकता है। हालांकि हिस्टेरेक्टमी होने से पहले, यूट्रस रिमूवल सर्जरी होने से पहले कुछ स्पेसिफिक जांचें होना ज़रूरी है, जैसे कि अल्ट्रासाउंड। अगर अल्ट्रासाउंड में किसी और तरीके की प्रॉब्लम जैसे कि पॉलिप को रिमूव करने का सॉल्यूशन अगर अवेलेबल हो, या फिर ऐसा फाइब्रॉइड जिसको कि हिस्ट्रोस्कोपिकली बच्चेदानी के रास्ते दूरबीन डाल के निकाल लिया जाए, तो वो आपको यूट्रस रिमूवल की ज़रूरत नहीं है। अगर बच्चेदानी की झिल्ली यानी एंडोमेट्रियम में किसी तरीके के हार्मोनल चेंजेस के कारण ब्लीडिंग हैवी हो रही है, तो उस झिल्ली को निकालना यानी डायलिटेशन एंड क्यूरेटाज के थ्रू, और उसके बाद हार्मोन मेडिकल मैनेजमेंट भी स्टार्ट किया जा सकता है और हिस्टेरेक्टमी की ज़रूरत नहीं होती है। तो चलिए, इसके बाद दूसरा होता है फाइब्रॉइड यानी बच्चेदानी में किसी तरीके की एक गांठ, जैसे बच्चेदानी के अंदर वाली लेयर में जो फाइब्रॉइड्स होते हैं वो हैवी ब्लीडिंग करवाते हैं, या बच्चेदानी की वॉल में मायोमेट्रियम में जो फाइब्रॉइड्स होते हैं वो भी हैवी ब्लीडिंग करवाते हैं। बच्चेदानी की बाहर वाली सतह पर यानी सब सिरोसल वाले फाइब्रॉइड्स यूजुअली ब्लीडिंग हैवी नहीं करवाते हैं और उनके लिए यूट्रस निकालने की सर्जरी इम्पॉर्टेंट नहीं होती है। मगर अगर ये फाइब्रॉइड ज़रूरत से बहुत बड़े हो जाते हैं, जैसे 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, तो ये प्रेशर सिम्टम्स क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि यूरिन पास करने में पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकती है या मोशन पास करने में प्रॉब्लम हो सकती है, पेन हो सकता है। ऐसे पेशेंट्स में भी फाइब्रॉइड यानी कि ये रसौली या फिर यूट्रस निकालने की ज़रूरत पड़ सकती है। इस तरीके के डिसीजंस यूजुअली आपको अपने डॉक्टर से मिलके लेने हैं कि फाइब्रॉइड निकालने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी या फिर न्यूट्रस को ही निकालने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जिन लोगों की फैमिली अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है उनके लिए बेहतर ये रहेगा कि वो सिर्फ अपना फाइब्रॉइड रिमूवल करवाएं, ना कि यूट्रस रिमूवल। उसके बाद जिन लोगों को प्रोलैप्स की प्रॉब्लम है यानी बच्चेदानी किसी कारण से कमज़ोर हो गई है और वो बच्चेदानी के रास्ते से बाहर आ रही है, या फिर कुछ लोग एज अ प्रिकॉशन इन प्री कैंसरस कंडीशन, यानी अगर कैंसर से पहले वाली कंडीशन बच्चेदानी के मुंह यानी सर्विक्स पर या फिर बच्चेदानी के अंदर यानी कि हाइपरप्लेजिया अगर होते हैं तो भी यूट्रस निकालने की ज़रूरत पड़ सकती है। जिन लोगों की फैमिली कंप्लीट हो चुकी है और किसी बड़े ओवेरियन सिस्ट के कारण उनको ऑपरेशन करवाना पड़ रहा है, तो यूजुअली उसके साथ यूट्रस को भी रिमूव किया जाता है ताकि अगर कोई कैंसर का क्षण हो तो वो उसमें पता चल सके। अगर किसी पेशेंट को हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के साथ डिस्मेनोरिया यानी पीरियड्स के टाइम पे पेन हो और उसके पीछे कारण एडिनोमायोसिस या एंडोमेट्रियोसिस हो, तो भी यूट्रस निकालने की ज़रूरत पड़ सकती है। ये सभी कॉजेज़ यूजुअली लेटर रिप्रोडक्टिव एज या पेरीमेनोपॉजल एज में पाए जाते हैं, यानी कि उम्र के बाद। 35 साल की उम्र से पहले कोई भी आपको यूट्रस रिमूवल सर्जरी के लिए एडवोकेट करे तो प्लीज़ उससे रिकंसिडर करें, बिकॉज 35 साल की उम्र के पहले यूट्रस निकालने से
ओवरीज की ब्लड सप्लाई भी ख़त्म हो जाती है, जिसके कारण कुछ समय बाद वो हार्मोन सिक्रीट करना बंद कर देती हैं और पेशेंट को बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। इसका एक एग्जाम्पल है हेमरेज। डिलीवरी के समय पर अगर ऐसा हेमरेज या एक्सट्रीम ब्लीडिंग हो जो कि दवाइयों से या कंप्रेशन से या यूट्रस की ब्लड सप्लाई रोकने के बाद भी नहीं रुक रही है, तो ऐसे पेशेंट्स को भी यूट्रस रिमूव करवाने की ज़रूरत पड़ सकती है। इसके एग्जाम्पल्स में है प्लेसेंटा एक्रीटा, प्लेसेंटा परक्रीटा। तो अगर आप प्रेग्नेंट हैं और स्पेशली अगर आपके पहले 2 या 2 से ज़्यादा सिजेरियंस हो चुके हैं, तो इस टाइप के प्लेसेंटा को रूल आउट ज़रूर करवाएं, क्योंकि अगर प्लेसेंटा यानी बच्चे की ऑल बच्चेदानी के दीवार में यानी कि मायोमेट्रियम में धंसी हुई होगी, तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग या पोस्टमार्टम हेमरेज होने के चांसेस हैं, जिसके कारण यूट्रस को निकालने की ज़रूरत पड़ सकती है। चलिए, अब एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन जो हमारे पास पेशेंट्स पूछने आते हैं कि भाई रसौली है, क्या हर रसौली के लिए यूट्रस निकालने की ज़रूरत पड़ेगी? तो मेरा आंसर है नहीं। बहुत सारी रसौलियाँ जो कि 2 से 3 सेंटीमीटर के आसपास की होती हैं और उन औरतों में जिनकी उम्र 45 से 50 साल के बीच में है, जनरली इस तरीके की रसौलियाँ मीनोपॉज होने के बाद, जो कि 50 साल की उम्र में अप्रॉक्सीमेटली होता है, इसके बाद ये रिजॉल्व कर जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या रसौलियाँ कैंसर हैं? तो नहीं, रसौलियों में कैंसर नहीं होता है। कैंसर होना बहुत ही रेयर टू रेयर केस में होता है, जो जनरली अगर कोई बड़ी रसौली हो या एवरेज साइज़ की रसौली हो बट बहुत जल्दी उसका साइज़ इंक्रीज़ कर रहा हो या उसमें सीवियर पेन हो, तो उसके अंदर हम लोग किसी तरीके के कैंसर चेंजेस को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब आते हैं 2 या 3 सेंटीमीटर से ऊपर वाले फाइब्रॉइड्स। तो जो बच्चेदानी के अंदर की सतह में फाइब्रॉइड्स होते हैं, उनका मेडिसिन से रिस्पॉन्ड करना बहुत कम चांसेस होते हैं और जो बाहर की सतह वाले छोटे फाइब्रॉइड्स होते हैं उनको छोड़ा जा सकता है। बट अगर बच्चेदानी की वॉल में यानी मायोमेट्रियम, बच्चेदानी के अंदर की तरफ यानी कि सब म्यूकोसल एरिया में बड़े फाइब्रॉइड्स हैं, जनरली 4 या 5 सेंटीमीटर से बड़े हैं, तो इस तरीके के फाइब्रॉइड्स अपने आप से नहीं ख़त्म होते हैं और इनके लिए यूट्रस रिमूवल सर्जरी एक अच्छा ऑप्शन है, स्पेशली उन लोगों में जिन लोगों की फैमिली कंप्लीट हो चुकी है। यूट्रस रिमूवल सर्जरी से पहले आप ये कुछ क्वेश्चंस अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लें। सबसे पहला, क्या यूट्रस रिमूवल सर्जरी के दौरान आपकी ओवरीज को भी रिमूव किया जाएगा? अगर किसी तरीके की कैंसर की संभावना हो तो हाँ, ओवरीज को रिमूव किया जाता है, बट इसके सिवा और किसी भी कारण में ओवरीज को रिमूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दूसरा, किस रास्ते से यानी किस रूट से यूट्रस की रिमूवल की सर्जरी परफॉर्म की जाएगी? ज़्यादातर 3 रूट्स होते हैं जिसके थ्रू यूट्रस रिमूवल सर्जरी परफॉर्म की जा सकती है। लैप्रोस्कोपी यानी दूरबीन विधि द्वारा। इस लैप्रोस्कोपी में हम लोग पेट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की गैस डाल करके पेट को फुलाते हैं और उसके बाद 3 या 4 छोटे छोटे इंसिजन्स के थ्रू यूट्रस को आसपास की स्ट्रक्चर से सेपरेट करते हैं। जैसे कि आप ये ट्यूब देख सकती हैं या ओवेरियन लिगामेंट देख सकते हैं, आगे की तरफ राउंड लिगामेंट होता है और इस तरह से बच्चेदानी को रिमूव कर लिया जाता है और फिर स्टिचेस से बच्चेदानी बंद कर दी जाती है। ऑब्वियसली उसके पहले बच्चेदानी के रूट से वेजाइनली बच्चेदानी को रिमूव कर लिया जाता है। दूसरा रूट होता है एब्डोमिनल, यानी पेट पे चीरा दे करके बच्चेदानी को निकालने की ज़रूरत पड़ सकती है। जनरली एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टमी आजकल सिर्फ उन्हीं केसेस में की जाती है जिसमें बच्चेदानी या तो बहुत बड़ी हो और वेजाइनल रूट से नहीं निकाली जा सकती, या फिर पेशेंट को किसी तरीके की कॉन्ट्राइंडिकेशन या फिर मनाही हो लैप्रोस्कोपी रूट के थ्रू ऑपरेशन करवाने में। अदरवाइज ज़्यादातर यूट्रस, एवरेज मीडियम साइज़ की यूट्रस लैप्रोस्कोपी वाले रूट से रिमूव किए जा सकते हैं। तीसरा रूट है वेजाइनल। जब बच्चेदानी का रास्ता ढीला हो जाता है और बच्चेदानी उसके थ्रू या तो बाहर आने लग जाती है या फिर अपने लिगामेंट से लूजन अप हो जाती है, तो बच्चेदानी के रास्ते से भी उसको निकाला जा सकता है। ये कम्प्लीटली स्कार फ्री सर्जरी होती है क्योंकि इसमें जो भी टाँके आते हैं वो अंदर की तरफ आते हैं जो कि दिखाई नहीं देते। हाउएवर इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चेदानी के जो लिगामेंट्स हैं जो बच्चेदानी को औरत से जोड़ करके रख रहे हैं वो लूज़ हों, लैक्स हों, अदरवाइज़ ये सर्जरी करना काफ़ी मुश्किल होता है।
अगला क्वेश्चन जो आपको अपने डॉक्टर से पूछना है वो ये है कि यूट्रस रिमूवल यानी हिस्टेक्टमी के सिवा आपके पास क्या क्या और ऑप्शंस हैं। उसमें डायलिटेशन एंड क्यूरेटाज यानी बच्चेदानी के रास्ते की जो झिल्ली होती है उसको निकाल दिया जाता है, और अगर वो हार्मोन से रिस्पॉन्ड करने वाली टाइप की सिचुएशन आती है तो हार्मोन स्टार्ट कर दिया जाता है। दूसरा ऑप्शन है मायोमेक्टमी यानी कि फाइब्रॉयड रिमूव करना। किस किस सिनेरियो में फाइब्रॉयड रिमूव करना चाहिए और किस सिनेरियो में फाइब्रॉयड नहीं रिमूव करना चाहिए, इससे रिलेटेड वीडियो आप हमारे नेक्स्ट सेशन में देख सकते हैं। उसके सिवा क्या आपने पूरे मेडिकल मैनेजमेंट को कम्प्लीटली यूज़ कर लिया है? अगर नहीं तो वी वुड रिकमेंड कि आप मेडिकल मैनेजमेंट पे पहले जाएं और उसके बाद यूट्रस रिमूवल सर्जरी पे जाएं। चौथी चीज़, क्या यूट्रस रिमूवल सर्जरी से पहले आपकी एंडोमेट्रियल बायोप्सी यानी बच्चेदानी की झिल्ली की जांच और पैप्समियर यानी बच्चेदानी के मुंह के रास्ते की ब्रश वाली जांच हो चुकी है या नहीं? अगर ये नहीं हुआ है तो आई वुड रिकमेंड किसी तरीके की एक्सीडेंटल कैंसर से बचने के लिए आप ये जांचें अपनी बच्चेदानी निकलवाने से पहले ज़रूर करवाएं। इसके सिवा किस समय पर कितने टाइम में हिस्टेक्टमी के बाद रिकवरी हो जाती है? यूजुअली जो लैप्रोस्कोपी के केसेस होते हैं उसमें पेशेंट को 1 और 2 डेज़ के अंदर डिस्चार्ज कर दिया जाता है। जो पेट में चीरा दे के ऑपरेशन होते हैं, अगर और किसी तरीके की कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती हैं तो ऐसे पेशेंट्स को 3rd से 4th डे डिस्चार्ज कर दिया जाता है और पेशेंट को एक्टिव ही रहने के लिए कहा जाता है। जनरली 1 हफ्ते के अंदर पेशेंट अपना यूजुअल रूटीन वर्क करने के काबिल हो जाता है। सेम वेजाइनल हिस्टेक्टमी यानी बच्चेदानी के रास्ते यूट्रस निकलने वाली सर्जरी पे भी अप्लाई होता है। उसके बाद एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन कि जी ऑपरेशन तो हो गया, इसके बाद क्या? तो यूजुअली हम पेशेंट को ऑपरेशन के बाद 2 to 7 डेज़ का रेस्ट एडवाइस करते हैं और उसके बाद पेशेंट को एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अपना रेगुलर रूटीन वॉकिंग, स्टेयर्स को चढ़ना, इन सब में कोई मनाही नहीं होती है। हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि वो अपनी डाइट अच्छी रखे, जैसे कि ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सूप्स, फ्रेश जूसेस, एग्स और रोटी सब्जी, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ऑपरेशन के बाद किसी भी पेशेंट को दूसरे दिन के बाद हम लोग नॉर्मल डाइट शुरुआत कर देते हैं और अगर उसके अंदर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसका स्पेसिफिक मैनेजमेंट करते हैं। इस तरीके के ऑपरेशंस के बाद सॉफ्ट डाइट यानी खिचड़ी दलिया जनरली हम लोग 3rd डे के बाद नहीं एडवाइस करते हैं। एक बात का ध्यान रखें कि आपको 7वें से 8वें दिन के बीच में हल्की बहुत स्पॉटिंग हो सकती है। जो बच्चेदानी का वॉल्ट होता है या छेद होता है उस पर जिस तरीके के सूचर्स लिए जाते हैं उसकी हीलिंग के टाइम पे कुछ स्पॉटिंग हो सकती है, जिससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि अगर आपको किसी तरीके की यूरिन में प्रॉब्लम होती है या पेट में नीचे की तरफ तेज़ दर्द होता है या कोई स्मेल वाला डिस्चार्ज आता है तो अपने डॉक्टर से जल्द जाके मिलें। इस बात का ध्यान रखें कि 6th वीक पूरा होने के बाद आपके टाँके पूरे हील हो जाने चाहिए और उस समय पे आपको जाकर के अपने डॉक्टर से एक बार वॉल्ट की चेकिंग यानी बच्चेदानी के रास्ते की चेकिंग, वेजाइनल चेकिंग ज़रूर करवानी है। आई होप हिस्टेक्टमी से रिलेटेड ये बेसिक क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों को ईजीली आसानी से समझ में आए होंगे। यूट्रस रिमूवल सर्जरी से रिलेटेड अगर आपको किसी तरीके के कोई क्वेश्चंस हैं तो आप नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं या फिर www.gastroany.com पर आप अपनी क्वेरीज सेंड कर सकते हैं या फिर आप पर्सनल ईमेल आईडी पर, जो कि नीचे दिए हुए एक्सप्लेनेशन में अवेलेबल है, अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।